3 जनवरी 2026 की सुबह कारकस में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंधेरे की आड़ में वेनेजुएला के कैपिटल पर एयरबोर्न स्ट्राइक्स हुए। कुछ ही घंटों के अंदर प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उसकी वाइफ यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स के कंट्रोल में थी, एक ऑपरेशन के अंडर जिसका नाम रखा गया एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ट्रंप ने इस एक्शन को लॉफुल बताया और इसे एक लॉ इन्फोर्समेंट मिशन कहा, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे एक इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन और ग्लोबल रिलेशन के लिए एक डेंजरस इंसिडेंट बताया। लेकिन इतने सब के बाद भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इंटेंट नहीं छुपाया। उन्होंने एक सेंचुरी पुराने फॉरेन पॉलिसी को नए रूप में प्रेजेंट किया। मनरो डॉक्ट्रिन को रीब्रांड करके बना दिया डॉनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में इस लॉ का मतलब था यूरोप को अमेरिका से दूर रखना, लेकिन अब इसका मतलब कुछ और है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका का अनचैलेंज कंट्रोल। ये डिटरेंस नहीं है, ये डोमिनेंस है। दुनिया के लिए ये क्लियर सिग्नल है, डिप्लोमेसी के बजाय डिसाइसिव एक्शन का रिटर्न। अटैक के कुछ ही घंटों बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर उन पर नार्को टेररिज्म और करप्शन के चार्जेस लगाए गए। यूएस ऑफिशियल्स ने हिंट दिया कि अमेरिका का रोल वेनेजुएला के गवर्नेंस और एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म होगा। रिएक्शन तुरंत आया। यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के गवर्नमेंट ने इसे ज्यूरिसडिक्शन का ब्रीच कहा। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वार्निंग दी, ऐसे यूनिलैटरल एक्शंस इंटरनेशनल ऑर्डर को अंडरमाइन करते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। वेनेजुएला के बाद ग्लोबल अटेंशन मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। ईरान, एक पुराना जियोपॉलिटिकल राइवल, दोबारा यूएस के स्क्रूटिनी के अंडर आ गया। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स हुए और कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और मास प्रोटेस्ट बढ़ते गए। लेकिन एक्सपर्ट्स एक बात पर अग्री करते हैं, वेनेजुएला स्टाइल इंटरवेंशन ईरान में रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है। इस डॉक्ट्रिन के बाद एनालिस्ट ने नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स डिस्कस करे। ग्रीनलैंड, यहाँ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जगह और रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आर्कटिक एरिया होने की वजह से ये एक स्ट्रेटेजिकली काफी वैल्यूएबल लोकेशन मानी जाती है। कोलंबिया और मैक्सिको, इन कंट्रीज में ड्रग स्मगलिंग और रीजनल सिक्योरिटी के नाम पर लिमिटेड और फोकस एक्शंस की बात की गई है। क्यूबा और आसपास के देश भी अमेरिका के लिए एक सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पॉलिटिकल टेंशन बहुत पहले से रही है। क्या अमेरिका को इकोनॉमिकली गिराया जा सकता है? इन सारे एक्शंस के बाद काफी जगह अमेरिका में बॉयकॉट किए गए हैं, लेकिन एक कंप्लीट ग्लोबल बॉयकॉट करना सिस्टमैटिकली इम्पॉसिबल है। और इसका रीजन है कि डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन है, सप्लाई चेन इंटरकनेक्टेड है, विच मींस कि अगर अमेरिका गिरता है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी साथ गिरेगी। इसलिए एक कंप्लीट बॉयकॉट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या कभी अमेरिका इंडिया को टारगेट करेगा? रियलिटी ये है, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, मैसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का कॉर्नरस्टोन है। यूएस और इंडिया के बीच में जो भी टेंशन है वो सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी तक ही सीमित है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अमेरिका इंडिया को टारगेट करता है तो ये अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये ग्लोबल रिपल था। डॉनरो डॉक्ट्रिन कॉन्ट्रोवर्शियल, एम्बिशियस और रिस्क से भरा हुआ एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का नया रूप था। आज पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, डिसाइसिव एक्शन से मेजर की जाती है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, आगे क्या होगा और इस क्रूशल मोमेंट पर कौन सी कंट्री क्या डिसीजन लेगी।